नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के बुलेटिन्स पर। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम का कहना है कि राज्य में अपराध इसीलिए नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है क्योंकि पुलिस अपराध रोकने के बजाय जमीन जायदाद के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने समय रहते इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उनके मुताबिक इन परिणामों की शुरुआत भी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या कानून व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पे समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें जीरो होना चाहिए। पुलिस जितना इंटरफेरेंस करेगी ये समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये उनको सजेस्ट करता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 3 आपराधिक मंत्रियों से मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, जिससे उनकी कमजोरी उजागर होती है। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस नेता ने साफ शब्दों में कहा कि सदन के भीतर कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक इन तीनों मंत्रियों की एक भी बात नहीं सुनेगा। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री इस आरोप पर क्या जवाब देते हैं। जो मंत्री 35 मौतों का गुनहगार हो वो पद पे कैसे रह सकता है और उसको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? जो मंत्री 23 मौतों का गुनहगार हो और फिर वो पद पे कैसे रह सकता है, उसको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? जो एक मंत्री जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा तू अपराधी है, फिर वो अपराधी मंत्री बन के कैसे रह सकता है? कांग्रेस पार्टी इन तीनों मंत्रियों की एक बात सदन में नहीं सुनेगी। अगर ये सदन में खड़े होंगे कांग्रेस इनका विरोध करेगी। 3 मंत्री जो हमने अभी बात की है, 3 मंत्री। दूसरी बात, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत गंभीरता से बहुत जिम्मेवार बात कही है कि अगर मुख्यमंत्री इनके इस्तीफे नहीं ले सकते हैं यानी मुख्यमंत्री कमजोर है। अब मुख्यमंत्री कमजोर है तो फिर कमजोर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकता। तो इसलिए भविष्य के एक तरह से राजनीतिक संकट के रूप में हम देख रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जन संसद में गिग वर्कर्स के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स के पास ना तो स्थिर आय है और ना ही सामाजिक सुरक्षा। बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते करते उनका वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासित राज्यों में गिग वर्कर्स के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम आय और समानता का अधिकार मिल सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष को सीधी चुनौती दी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि आरडीजी के तहत हिमाचल प्रदेश की जनता के हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए बंद हो रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि क्या वे इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने जाने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता जनता के अधिकार है। जब जब जनता के अधिकारों का हनन होता है तब लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। अब देखना होगा कि विपक्ष इस चुनौती का क्या जवाब देता है और क्या इस मुद्दे पर सर्वदलीय पहल की जाती है। छोटी सी लाइन में चर्चा खत्म कर देते हैं। एक बात जवाब दीजिए, आरडीजी के पक्ष में जो हिमाचल प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ रुपया हर साल का बंद हो रहा है,
क्या आप उसमें प्रधानमंत्री जी के पास जाने को तैयार है और इस पर चर्चा करो? तैयार है तो खत्म करो और अभिभाषण स्टार्ट करो। यह बात मानसिकता क्या है? सरकारें नहीं है मानसिकता, जनता मानसिकता है हमारी सरकार की प्राथमिकता में। जनता की आवाज मानसिकता है हमारी सरकार की प्राथमिकता में। जब जब जनता के अधिकारों का हनन होता है तो वो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के चाहे बीजेपी के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग सेंटर अब प्रदेश के अंदर स्थापित होने जा रहा है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर का कार्य भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और उत्तर प्रदेश एविएशन सेक्टर में एक नई पहचान बनाएगा। अब सभी की नजर इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन और उसके आर्थिक प्रभाव पर टिकी है। अब यूपी के अंदर 12 लेन का हाईवे दिल्ली मेरठ के बीच, और ये दूरी मात्र 45 मिनट में आप तय कर सकते हैं। रैपिड रेल बनने के बाद यह दूरी मात्र 45 मिनट में आपको देखने को मिल सकती है। अब यूपी में 22 एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन नेटवर्क है, यानी 7 क्रियाशील हो चुकी हैं, 5 हमारे निर्माणाधीन हैं और 10 पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। दोनों डबल इंजन की सरकारें इसमें कार्य कर रही हैं। मेट्रो 6 पे हमारी चल रही है और एक मेट्रो का संचालन आपके मेरठ में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये 22 फरवरी को होने जा रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देखने को मिलता है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में आज ये है, और लॉजिस्टिक का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के यूपी उभरा है, जिसमें देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य इसी रूट पर रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर और गाजीपुर में टर्मिनल एवं फ्रेट विलेज की को भी यहाँ पे विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। लगातार प्रदेश इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर ने राज्य के इंटर कॉलेजों में विज्ञान की पढ़ाई ना होने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। सपा विधायक ने सदन में शायरी के जरिए सरकार को घेरते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। उन्होंने टीचर, प्रधानाचार्य और ग्रुप डी कर्मचारियों के खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। रागिनी सोनकर ने सवाल किया कि जब स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या जवाब देती है और क्या खाली पदों को भरने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है कि जो आर्टिकल 51A(H) कहता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हम सभी की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है विज्ञान और तर्क पे आधारित जो है सोच रखनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास विज्ञान की शिक्षा ही नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डेटा है, आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोगलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं। आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं, लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। श्री रामचंद्र जी को भी उनके महर्षि जो हैं वशिष्ठ मिले थे। हमारे बच्चों को शिक्षक क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? रामराज की बात करती है। मेरा दूसरा बड़ा सटीक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रिटायर हुए थे, इंटर कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं पहुंच पाए। मंत्री जी उनको पहुंचाने का काम करेंगी। विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं उनके जो है टीचर्स नहीं अवेलेबल है, उनको पहुंचाने का काम करेगी। यहाँ तक कि इंटर कॉलेजेस में ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, आउटसोर्सिंग पे नहीं है, परमानेंट तो दूर की बात है, क्या उनको वापस से देने का काम करेंगे?
आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।